हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में भूगोल जो हमारा विषय है उसको पढ़ रहे हैं। और हमारी जो किताब है हमारी दुनिया, उसका यूनिट नंबर 3 का आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। यूनिट नंबर यानी इकाई 3 क क्या है? इकाई 3 क का नाम है उद्योग। तो आज बात करेंगे उद्योग धंधों की, और उद्योग में सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं लौह इस्पात उद्योग की, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग तरीके के 3 उद्योग पढ़ने हैं। लौह इस्पात उद्योग पढ़ना है, सूती वस्त्र उद्योग पढ़ना है, एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं लौह इस्पात उद्योग से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। और आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर magnetbrains.com, जहां आपको मिलेगी सारी की सारी वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, इत्मीनान रखिए, आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। शुरुआत करते हैं लौह इस्पात उद्योग से। पहला ही प्रश्न हमारा बनता है कि भाई लौह इस्पात केंद्र किसे कहते हैं? अगर किसी भी जगह पर लिखा गया है कि इस चीज़ का केंद्र है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है या वहाँ पर बनती होगी। तो केंद्र का मतलब ही है कि जहाँ पर सारी चीज़ें केंद्रित हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लोहे से कौन कौन सी चीज़ें बनती है। जनरली लोहे से जो चीज़ें बनती हैं वो बनती है, जैसे रेलगाड़ी लोहे से बनती है, उसकी पटरियाँ लोहे से बनती है, और रेलवे में तो बहुत सारे सामान जो है वो लोहे से बनते हैं। इसके अलावा बस में लोहे का सामान, इंजन वगैरह लोहे का बनता है, बस की पूरी बॉडी इस्पात की बनती है। पुल ब्रिज वगैरह जो है उसमें भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। और छोटी से छोटी चीज़ भी ले लो, मान लो साइकिल ले लो तो वो भी इस्पात से बनता है। यहाँ तक कि दोस्तों सुई भी इस्पात से ही बनती है। इसका मतलब लोहे का इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा जीवन में बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। आप आंख घुमा करके, अपना मुंह घुमा करके इधर से उधर कहीं भी देखोगे तो आपको हमेशा कुछ न कुछ लोहे की चीज़ अपने घर में दिखाई देगी। सोचो वो कहाँ से बन के आई होगी, किसी उद्योग से बन के आई होगी। और उस उद्योग को वो लोहा मिला कहाँ से होगा? खनिज संपदा के रूप में कहीं से खदानों से मिला होगा। बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद आपको वो लोहा दिखाई देता है आपके घर में। स्टील के बर्तन देख लो या कोई भी दूसरी लोहे की चीज़ हो, वो सारी की सारी जो है इस्पात उद्योग से ही आती है। इसके अलावा खनन में प्रयोग किए जाने वाली मशीनें, खुद लोहा निकालने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल होती है वो खुद लोहे की होती है। तो मशीनों, कृषि उपकरण, बड़े बड़े कृषि के उपकरण हो, चाहे वो कल्टीवेटर हो, चाहे वो सीड ड्रिल हो, बोने की मशीन होती है, बुआई की मशीन होती है। उसके अलावा ट्रैक्टर हो या दूसरी मशीनें, बड़ी बड़ी हार्वेस्टर ही क्यों ना हो, सब काई से बनती है? सब बनती है इस्पात से, लोहे से बनती है। बड़े बड़े पोत, रेल मार्ग, औद्योगिक व विद्युत इकाइयाँ, सभी वस्तुओं का निर्माण लोह इस्पात से किया जाता है। इसका मतलब तो ये तो साफ है कि लोह इस्पात हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न की, जो मैंने पूछा है कि लोह इस्पात केंद्र किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर यहाँ पर आपको मिलेगा। इन सभी वस्तुओं के निर्माण हेतु जिस स्थान पर लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है उसे लौह इस्पात केंद्र कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि किसी खनन या किसी जमीन के अंदर से लौह इस्पात ऐसे सीधा मिलता नहीं है, वो तो अयस्क के रूप में मिलता, अशुद्धता में मिलता है। और एक उद्योग होता है जो उसकी अशुद्धियों को दूर कर शुद्ध लोहा, प्रगलित लोहा बना देता है, और वही लौह इस्पात उद्योग होते हैं जो लोहे को आकार दे देता है। और फिर आप उसका इस्तेमाल दूसरी छोटे मोटे उद्योग जो होते हैं उसका इस्तेमाल करके कुछ ज़रूरत की चीज़ें बना देते हैं। तो लोह इस्पात उद्योग तो समझ में आ गया है कि इन सभी चीज़ों के निर्माण हेतु जिस लोहे इस्पात का उत्पादन जिस जगह पर किया जाता है उसी स्थान को लोह इस्पात केंद्र कहा जाता है। कुछ लौह इस्पात केंद्रों की सूची यहाँ पर है, ये मैप हमको देखना है, यहाँ पर बहुत सारे केंद्र मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा दूँ कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से होते हैं। 2 तो यहाँ पर मेंशन है, बाकी अभी मैं मेंशन करके आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लौह इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बोकारो नाम का लौह इस्पात उद्योग है जो आपको यहाँ मिलेगा। ये बोकारो दिख रहा है आपको, बोकारो झारखंड में है, और जमशेदपुर भी झारखंड में, दोनों के दोनों झारखंड में मिलेंगे आपको। क्षमा करें, झारखंड में मिलेंगे आपको दोनों के दोनों। जैसे फॉर एग्जांपल बोकारो है पहला आपका,
बोकारो स्टील प्लांट है जो कि आपको झारखंड में मिलेगा, इस्पात उद्योग है ये भी। जमशेदपुर जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं ये भी झारखंड में है। तो दो तो झारखंड वाले मैंने पहले ही बना दिए है कि आपको ये जमशेदपुर और बोकारो दोनों के दोनों मिल जाएंगे। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर राउरकेला की बात करें तो ये उड़ीसा में है। ये आपको दिख रहा होगा राउरकेला, ये वाला, ये राउरकेला उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा में स्थित लौह इस्पात उद्योग है। तो लौह इस्पात केंद्र एक राउरकेला भी है। नेक्स्ट भिलाई जो प्लांट है वो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में भिलाई दिख रहा है, ये भिलाई, इसको मैं लिख देता हूँ बड़े शब्दों में, भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। पहले अविभाजित मध्य प्रदेश का हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद ये छत्तीसगढ़ में चला गया। 4 तो हो गए हमारे। उसके अलावा दुर्गपुर और बर्नपुर, दुर्गापुर और बर्नपुर दोनों पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल देखिए जरा, ये पश्चिम बंगाल में दुर्गपुर और बर्नपुर दोनों पास पास में है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका बर्नपुर, ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पर हो गया आपका दुर्गपुर, दुर्गापुर के नाम से फेमस है, दुर्गापुर हो गया। ये दो यहाँ पर आपके वेस्ट बंगाल में हो गए। उसके अलावा आपका यहाँ पर मिलेगा कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य आपको पता है दोस्तों, आपको आपका खाली मैप देखते से ही पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो ये कर्नाटक राज्य यहाँ पर है, जिसका यहाँ पर नाम है हॉस्पेट। हॉस्पेट नाम का यहाँ पर एक उद्योग है जिसे विजयनगर के नाम से भी जानते हैं, इसे विजयनगर भी बोलते हैं, ठीक है। हॉस्पेट के अलावा एक और कर्नाटक में है जिसका नाम है भद्रावती। ये भद्रावती, भद्रावती, इसको भी मैं लिख देता हूँ, भद्रावती जो है वो भी कर्नाटक में है। तो इतने सारे उद्योग हमारे पास में है। ये आपका हो गया भद्रावती भी हो गया। और एक और बचता है दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु में, जिसका नाम है श्री सेलम। तो सेलम जो है वो भी कहाँ पर है, सलेम लिख सकते हैं, कुछ जगह सेलम लिखा हुआ है, ये सलेम। ये सलेम कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। क्षमा करें, श्री सेलम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, वो अलग चीज़ है श्री सेलम। और सलेम जो है वो कहाँ पर है, वो आपको मिलेगा आपके तमिलनाडु में। तो ये आपके टोटल जो है स्टील प्लांट के यानी इस्पात उद्योग हैं बोकारो झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड में, बर्नपुर और दुर्गापुर ये दोनों के दोनों पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला जो है आपका उड़ीसा में है, जबकि भिलाई स्टील प्लांट जो है आपका कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। हॉस्पेट विजयनगर कर्नाटक में है और भद्रावती भी कर्नाटक में है, जबकि सलेम नाम का जो क्षेत्र है वो आपका तमिलनाडु में है। तो ये सारे के सारे क्षेत्र आपको मैप के हिसाब से दिखाई देंगे। आप अपने मैप को देखिएगा, ये सारे के सारे 4 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भद्रावती, सलेम, कर्नाटक, ये सारे आगे आपके जितने भी बड़े बड़े लौह इस्पात उद्योग थे, इनको याद करने का यही तरीका है कि जब तक मैप में आप नहीं बना के देखोगे तब तक आपका उत्तर आपको याद ही नहीं होगा। ऐसा रटने से कभी नहीं होगा। तो एक बार खाली मैप अपनी कॉपी में बनाएं और उस खाली मैप में इन राज्यों को पहचाने पहले। तो भी झारखंड कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक ये राज्य कहाँ पर है। तो फिर इन राज्यों को टिक करके यहाँ पर नाम लिखो, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, भद्रावती, हॉस्पेट और सलेम, ये सारे के सारे उद्योगों के नाम आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। विथ स्टेट, राज्यों के नाम के साथ आप करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग आधारभूत उद्योग, और दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी है ये। तो आधारभूत उद्योग एवं कच्चा माल ये क्या होता है, तो लौह इस्पात उद्योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्योंकि मान लो कोई साइकिल बनाने वाली कंपनी है, तो साइकिल बनाने वाली कंपनी को साइकिल बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द पार्ट जो साइकिल के होते हैं वो तो लोहे से ही बनते हैं। तो लोहा कहाँ से लाना पड़ेगा, सीधा खनिज सीधा खोद के तो नहीं निकालेगी साइकिल कंपनी, इतना क्यों परेशानी लेगी। वो लोह इस्पात उद्योग जो होगी बोकारो, भिलाई, कहीं से भी वो लोहा खरीद करके उस लोहे को यहाँ पर आकार बदल के साइकिल बना देगी। इसका मतलब साइकिल उद्योग के लिए आधारभूत उद्योग कौन है, लोह इस्पात उद्योग। तो कहीं ना कहीं लोह इस्पात उद्योग बहुत सारे उद्योगों के लिए आधारभूत उद्योग हो सकता है। आधारभूत या पोषक उद्योग जिसके उत्पाद पर कई अन्य दूसरे उद्योग निर्भर हैं। मतलब आधारभूत उद्योग या पोषक उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिन उद्योगों के ऊपर दूसरे उद्योग निर्भर है। यानी अगर ये उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं चलते तो फिर दूसरे उद्योग भी नहीं चल सकते, ये उन पर निर्भर उद्योग है। इन उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है
और इन कच्चे मालों में लोहायस्क, डोलामाइट, चूना पत्थर, मैग्नीज और जल प्रमुख है। तो कच्चा माल किसे चाहिए? आधारभूत उद्योग को क्या चाहिए? कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई लोहा बना रही, बोकारो स्टील प्लांट की बात कर लो या आप जमशेदपुर की बात कर लो, इनकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हमारे इस चैप्टर के दौरान। तो यहाँ पर क्या, मान लो जमशेदपुर की बात करो तो जमशेदपुर को पानी जो मिल रहा है वो नदी से मिल रहा है किसी न किसी, वहीं कोयला उसको चाहिए, लोहा उसको चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, तभी तो वो प्रॉपर लोहा निकाल करके दूसरी इंडस्ट्रीज़ को लोहा प्रोवाइड कराएगा। और कच्चा माल जो होता है भारी और बड़ी मात्रा में होते हैं, जिससे परिवहन की लागत अधिक होती है। कच्चा माल जो होता है वो बहुत भारी होता है, भाई लोहा निकालेंगे तो कितने भारी भारी पत्थर निकलेंगे, कोयला कितना भारी हो जाता है अपने आप में, और पानी को आप खींच के ला नहीं सकते, नदी बह रही है तो उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के बात ये कहने वाली बात यह है कि कच्चा माल भारी और बड़ी मात्रा में होते हैं, जिससे परिवहन का लागत अधिक हो जाती है। और लागत को बचाना है तो एक ही तरीका है, अगर आपको परिवहन की लागत को बचाना है तो उसका एकमात्र तरीका ये है कि आप उन उद्योग, उन खनिजों जहाँ से खनिज निकाले जा रहे हैं उनके आसपास इंडस्ट्री बसाओ, जहाँ पर लोहा अयस्क मिल जाए आपको, जहाँ पर आपको कोयला मिल जाए जो भारी भारी है, उसके आसपास आप जितने भी संयंत्र है वो लगा लो। इसीलिए भारत में ज़्यादातर जितने भी लोह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं वो उन्हीं राज्यों में, उन्हीं जगहों पर लगाए गए जहाँ पर लोह अयस्क और कोयले की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में बिल्कुल पास में उपलब्ध हो। 100 किलोमीटर के दायरे में मिल जाए तो काफ़ी। भाई 500, 600 या 1000 किलोमीटर दूर से आएगा कोयला या लोहा अयस्क तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, और वो इंडस्ट्री चलेगी भी तो कितना महंगा उसको पड़ जाएगा। इसी वजह से इस खर्चे को बचाने के लिए ही ज़्यादातर उद्योग वहीं पर लगाए जाते हैं, ये रूल है। नेक्स्ट है आधारभूत उद्योग एवं कच्चे माल में बात करते, इसलिए लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट होती है। मैंने अभी आपको बताया, यही तो ट्रिक होती है कि भाई यार पास में लगाओगे तो खर्चा बच जाएगा। भारत में छोटा नागपुर का पठार से सटे हुए क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल उच्च कोटि के लोहा अयस्क तथा अच्छी गुणवत्ता वाले कोककारी कोयले और अन्य संसाधनों से परिपूर्ण है। दोस्तों छोटा नागपुर का जो पठार है इसमें 4 राज्यों की पूरी भूमिका आ जाती है। 4 अलग अलग राज्य मिलेंगे आपको इसमें। एक तो पूरा झारखंड छोटा नागपुर पठार में आएगा, झारखंड, उड़ीसा भी इसी का रीजन कहलाता है, पश्चिम बंगाल भी इसी के आसपास आता है, और दोस्तों छत्तीसगढ़ भी कहीं न कहीं, सीजी जो है छत्तीसगढ़ भी कहीं न कहीं इसी वाले रीजन में आता है। तो छोटा नागपुर का पठार इतना प्रचुर मात्रा में संसाधनों से संपन्न है जिसमें ये 4 राज्य आते हैं। इन्हीं 4 राज्यों में मैक्सिमम भारत का कोयला और लोहा सब यहीं मिल जाएगा, और दूसरे राज्यों में आपको झांकने की ज़रूरत भी नहीं है, इन्हीं राज्यों में सब कुछ आपको मिल जाता है। और ये छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने CNP लिख दिया है। इसी को हम लोग बोलते हैं भारत का, इसका नाम रखा गया है भारत का रूर क्षेत्र, रूर क्षेत्र कहा जाता है भारत का। और सबसे ज़्यादा अयस्क यहीं पर मिलते हैं, सबसे ज़्यादा जो कोयला है और लोह अयस्क के जितने भी संसाधन है, खनिज संपदा से रिच परिपूर्ण है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर खनिज संपदा मिलती है। अब आप सोच रहे रूर क्यों लिखा मैंने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जर्मनी नाम का एक देश है जिसको आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि वो यूरोप महाद्वीप का है, और जर्मनी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला निकलता है वहाँ पर भी। और जिस एरिया से कोयला और लोहा निकलता है वो एरिया का नाम है रूर क्षेत्र। और रूर क्षेत्र इतना फेमस है कि प्रचुर मात्रा में वहाँ पर खनिज संपदा है। खनिज संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र रूर है, तो हमारे पास भी खनिज संपदा से परिपूर्ण छोटा नागपुर का पठार है। इसलिए जब दुनिया में वो रूर फेमस है तो हमने बोल दिया ये हमारा रूर है। इसलिए भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, जिसके कारण इन प्रदेशों को लोह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। इन प्रदेशों में लोह इस्पात उद्योग स्थापित करने का कारण ही तो यही है। भाई छत्तीसगढ़ में भी आपको मिलेगा, छत्तीसगढ़ में हमने भिलाई प्लांट देखा है, झारखंड में बोकारो जमशेदपुर देखा है, पश्चिम बंगाल में बर्नपुर दुर्गापुर देखा है, उड़ीसा में हमने राउरकेला देखा है। क्या कारण है कि इन जगहों पर लोह इस्पात उद्योग है? क्योंकि इन जगहों पर लोह इस्पात और कोयला दोनों के दोनों यहाँ पर अन्य संसाधन भी मिल जाते हैं, चूना पत्थर जो भी रिक्वायर्ड हो, यहाँ तक कि नदियों का सप्लाई भी यहीं पर मिलता है। तो सारी चीज़ें जब पास पास मिल रही है तो फिर क्यों ना उद्योग यहाँ पर स्थापित की जाए। तो कुल मिला के उद्योगों को स्थापित करने संबंधी जो कंडीशंस है, जो सिचुएशंस होती है, वो सारी यहाँ पर फुलफिल होती हैं, और सकारात्मक सिचुएशन होने की वजह से सब चीज़ें यहाँ मिल जाती है। इस वजह से यहाँ पर बनाई जाती हैं फैक्ट्रियाँ।
अब बात करते हैं कि लोहा आखिरकार बनाया कैसे जाता है। लोहे को हम लोग इस्पात ही बोलते हैं। इस्पात जो होता है इसको बनाया कैसे जाता है, स्टील, लोहा स्टील कैसे बनाया जाता है, कैसे हमें प्योर मात्रा में मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, खनिज संपदा निकाली जाती है खोद करके, तो वो अयस्क के रूप में होती है, पत्थर के रूप में होती है। तो करते क्या है, इसमें सबसे पहले जो है कच्चे माल के रूप में, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये कच्चा माल है। कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों को प्राप्त किया जाता है। तो जो जमीन से कूद कर निकालते हैं हम लोग खनिज संपदा, सब कच्चा माल ही होता है दोस्तों। और इस कच्चे माल को पहले प्राप्त किया जाता है लौह अयस्क के रूप में, और फिर उसे एक झोंकेदार भट्टी में, ये आपको दिख रहा है, ये झोंकेदार भट्टी है जहाँ लोहे इस्पात गलाकर निकाला जाता है। यहाँ पर देखो ये कच्चा माल जा रहा है, इसको कच्चे माल को यहाँ पर फेंक दिया। इसमें लोहा अयस्क होता है, चूना पत्थर और कोयला सब होता है, ताकि वो जल कर गर्म होकर लोहे में अशुद्धियाँ जो है वो सब समाप्त हो जाए। ये झोंका भट्टी बहुत गर्म होती है दोस्तों, पूरी गला देती है। अब इसे झोंकदार भट्टी में ब्लास्ट फर्मस नाम से इसको जानते हैं, इंग्लिश में उसको ब्लास्ट फर्मस बोलते हैं, हिंदी में इसका झोंकदार भट्टी बोलते हैं, में गलाया जाता है। ढलवा लोहे को, जो लोहा ढल गया उसको पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर मैग्नीज और निकिल, क्रोमियम तथा चूना पत्थर में मिलाकर शुद्ध किया जाता है। देखिए लोहे को बिल्कुल शुद्ध मात्रा में प्राप्त करना मुश्किल है, इसलिए उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती है। पहले तो जो उसकी अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटी वो हटा दो, उसका ऑक्सीकरण करके वो और दूसरी चीज़ें हटा दी जाती है। बाकी उसके बाद क्या, ऑक्सीकरण के द्वारा अशुद्धता तो हट जाती है, बाद में मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम और चूना पत्थर, ये सब चीज़ें मिला करके उसे थोड़ा शुद्ध किया जाता है और फिर मिश्र धातु बनाई जाती है। इसलिए प्योर मात्रा में लोहा नहीं मिलता है, पॉसिबल नहीं, बनाने की प्रक्रिया हमारे पास नहीं है। पुराने समय में होगी किसी के पास में, लेकिन फिलहाल में इतना बिल्कुल प्योर मात्रा वाला लोहा कभी नहीं मिलता है। उसमें आपको हमेशा लोहे में मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम और चूना पत्थर जैसी मिक्सचर जरूर मिलेगी आपको। फिर क्या होता है, गला करके यहाँ पर धातु का जो मल, जो अशुद्धियाँ होती है उधर निकल जाती है, वेस्ट और प्रगलित लोहा जो है यहाँ पर किया जाता है। और इसी प्रगलित लोहे को किसी भी आकार में डाल करके उसको आकार दे दिया जाता है, और आकार दे करके जैसा भी रिक्वायर्ड किसी दूसरे उद्योग को होता है उसको भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार इस्तेमाल की जाती है ये भट्टियाँ। अब उसमें इस धातु को, जो धातु मिल गई हमको, उसको रोलिंग, प्रोसेसिंग और ढलाई के द्वारा, रोलिंग मतलब उसको घुमा करके और शुद्ध उसमें जो इम्प्योरिटी वो हटा करके और उसको किसी आकार में ढला जाता है, और जो भी आकार की रिक्वायरमेंट होती है वैसे उसको बना दिया जाता है और आकार दिया जाता है। अविभाजित बिहार के जमशेदपुर और बोकारो में लौह इस्पात उद्योग थे। अविभाजित बिहार मतलब मैं आपको बता दूं कि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड नाम का एक नया राज्य बना था। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था और उसी समय उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से, तब एक साथ सन 2000 में नवंबर में 3 राज्य बनाए गए थे। उसमें से जो तीसरे नंबर का राज्य था, जिसको हम लोग 28वां राज्य भी कहते हैं, मतलब हमारे क्रम में 28वें नंबर पर आता था, और वही आपका जो है झारखंड है, जो अविभाजित बिहार में हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये दोनों के दोनों जो बड़े बड़े केंद्र हैं इस्पात के, जिसमें जमशेदपुर आता है और बोकारो स्टील प्लांट आता है, दोनों के दोनों भी झारखंड में स्थित हैं। तो ये बिहार में तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन हम लोग पढ़ने में जरूर पढ़ते हैं कि अविभाजित बिहार में थे। दोस्तों ये बात होगी लौह इस्पात की। लौह इस्पात कैसे बनाया जाता है, लौह इस्पात को इससे क्या क्या बनता है, और इसे आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, इन सभी बातों पर आज इस सेशन में हमने चर्चा की है। मैं आशा करता हूं कि आपका ये सेशन बड़ा ही कमाल रहा होगा और सारी की सारी चीज़ें जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स इस चैप्टर से, इस यूनिट से होंगे, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आपके एक एक डाउट्स का सोल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपके डाउट्स को भी सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको बिहार बोर्ड वाले जो लेक्चर हमारे चल रहे हैं, ये अगर आपको यूट्यूब में ढूंढने में परेशानी हो रही है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक नया ऑप्शन, जिसका नाम है magnetbrains.com। दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है बिल्कुल फ्री, क्योंकि यहाँ हम लिख के रखते हैं इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ताकि आपको यहाँ पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों आप यहाँ जैसे देखोगे ना एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस में, यहाँ पर चौथे नंबर पे आपको अपना बिहार बोर्ड दिख जाएगा। अब अपने बिहार बोर्ड में आपको क्या करना है, आपकी क्लास सिलेक्ट कर लेनी, जैसे 12वीं 10वीं 9वीं 8वीं है, 8वीं क्लास सिलेक्ट करो। आपको अपनी क्लास पढ़नी तो अपनी क्लास सिलेक्ट करो,
जैसे हमने 8वीं क्लास को सिलेक्ट किया वैसे ही आपके सामने 8वीं कक्षा के टीचर आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इन टीचर में से जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, जैसे हमारी दुनिया भूगोल ही पढ़ना है तो हमारी दुनिया पर वॉच नाउ पर क्लिक करो। हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के नीचे वॉच नाउ लिखा होता है। वॉच नाउ पर जैसे आपने क्लिक किया वैसे आप पहुंच जाओगे अपनी लिस्ट पर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सीक्वेंस वाइज वीडियो। देखो वॉच ऑल वीडियोस में जाओगे तो यहाँ पर ये एक के बाद एक सारी इकाइयाँ मिल जाएगी, और भी इकाइयाँ अपडेट कर दी गई है। आपको सारी इकाइयाँ तुरंत अभी जाएंगे अगर आप पेज पर तो आपको इकाइयाँ अपडेटेड मिलेगी। तो यहाँ पर आपके लेक्चर डले हुए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका लेक्चर हो जाएगा शुरू, और बड़े ही आसानी से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आप खुद नोट्स बनाएं, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और उनको भी ये फ्री एजुकेशन के बारे में बताएं, क्योंकि हमारी पहल बिहार बोर्ड के सभी बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो अलग से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये फ्री एजुकेशन है। तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।